ओके थोड़ी देर में हमारी युवा संसद माननीय अध्यक्ष महोदय देश अनुसार हुआ। हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारे कॉलेज में युवा संसद प्रोग्राम है, तो सब बच्चे आ रखे, तुम जा रखे। हम तो ऐसे उस प्रोग्राम में नहीं है, हम बनना वाले, तो मैडम ने बुला रखा है, तो मैं आप इन सब लोगों को दिखाती हूँ। और आप लोगों सर ये प्रोग्राम है क्या? ये युवा संसद प्रतियोगिता है जो कि विभिन्न कॉलेजों के मध्य अपने अपने कॉलेज में ये प्रतियोगिता होगी जी। और इसके बाद ये हमारा जो शिक्षा का निदेशालय है हल्द्वानी, वहाँ इसकी वीडियो प्रेषित की जाएगी और वहाँ पर फिर इसका इवैल्यूएशन होकर वहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वापस सेलेक्ट होंगे। थैंक यू सर। मैं युवा संसद में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज की संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग करेंगे। शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित करें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण करें। सर, क्या आप शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञा? शपथ। आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? हिंदी में। मैं दीपक किशोर, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं अनुरोध करती हूँ सुश्री अर्चना जी से, जो कि नागालैंड निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई हैं, शपथ ग्रहण करें। मैम, क्या आप शपथ लेना चाहेंगी या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगी? इन इंग्लिश लैंग्वेज। I, Ashna Khatri, having been elected as a member of the House of People, do swear in the name of God that I will bear true faith, allegiance of the Constitution of India, as my law establishes, that I will uphold sovereignty and integrity, that I live in India, that I will faithfully discharge the duty upon which I am upon to enter. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Sanviधान। करती हूँ श्री गजदर प्रसाद जी से, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी निर्वाचन क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुए हैं, शपथ ग्रहण करें। सर, क्या आप शपथ लेना चाहेंगे या प्रतिज्ञा? आप किस भाषा में शपथ लेना चाहेंगे? यहाँ लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मिन् ईश्वरस्य नाम्ने शपे यद् अहं विधिनाम् अस्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्या श्रद्धा निष्ठा च धार्यते तथा भारतस्य प्रभुता अखण्डता च अक्षुण्णां रक्षयामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्ष्यामि।
जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रदीप जी, माननीय गृह मंत्री श्री हरीश प्रसाद वाटिया, माननीय शिक्षा मंत्री सुश्री शिवानी गोरियाल जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री अंकित निराला जी, माननीय वित्त मंत्री श्री प्रियंक सेमवाल जी, माननीय महिला व बाल विकास मंत्री सुश्री डॉली सेमवाल जी, माननीय खेल मंत्री श्री गौतम जी, माननीय विदेश मंत्री सुश्री साक्षी बंसल जी, माननीय स्वास्थ्य मंत्री सुश्री अंजलि जी, माननीय रेल मंत्री सुश्री सोनाली जी, माननीय सदस्यगण, आज हमारा देश राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए समर्पित भारतीय सेना के अद्भुत पराक्रम और बलिदान की याद में अपने वीर सैनिकों को नमन करती है और उन शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करती है जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा हेतु अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। यह सभा उन शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती है। यह सभा उन वीर सैनिकों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। यह सभा उन सभी वीर सैनिकों की याद में कुछ देर मौन रही। नेपाल से प्रतिनिधि के रूप में श्री विक्रम सिंधे जी, आप दोनों का सदन स्वागत एवं अभिनंदन करता है। प्रश्न संख्या 22, माननीय सदस्य सुश्री शिवानी खंडवाल। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछना चाहती हूँ कि पेपर लीक का मुद्दा हर वर्ष हमारे देश के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है और यह हमारे देश की शिक्षा प्रणाली पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। जो बेरोजगार नौकरी की पूछना चाहती हूँ कि आपके हमारे देश की मैं जानना चाहती हूँ कि आप तथा आपकी सरकार पेपर लीक के इन मामलों के प्रति क्या एक्शन ले रही है तथा महोदय, पेपर लीक के मुद्दे को लेकर हमारी सरकार पूरी तरह सतर्क है तथा संवेदनशील है। जैसा कि विपक्ष की माननीय महोदय ने अभी कहा कि जो आंकड़े प्रस्तुत करे उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि विगत 5 वर्षों में जिन भी राज्यों में सबसे अधिक पेपर लीक के मामले सामने आए हैं उनमें विपक्ष दल और उनके सहयोगी दलों की ही सरकार है। और जहां तक हमारी सरकार की बात है, हमारी सरकार के द्वारा इस मुद्दे को लेकर संपूर्ण देश में गिरफ्तारी की जा रही है। इसके साथ ही तो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 भी लागू कर दिया गया है। Any supplementary question? जी माननीय सदस्य। Speaker sir, it's obvious to the whole country that minister is trying to say that it's not their fault. But we are want to know then whose fault is this? As they are saying, our ruling state, we had already filed the माननीय सदस्य अपने प्रश्न yes, sir, I'm बताइए। coming. We had already filed the culprits and we had reconducted the exams. But what about their ruling states? And what about their anti-counterfeiting laws? Even after that, NET paper, NEET paper, UP constable, just giving all these papers, university semester exam also has been leaked. But their government is doing, but I want to know that. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से विपक्ष को बता देना चाहती हूँ कि प्रत्येक बार पेपर लीक की सूचना प्राप्त होने पर हमारी सरकार के द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। नकल विरोधी कानून को सुदृढ़ करते हुए हमारी सरकार के द्वारा प्रत्येक सेंटर पर सीसीटीवी कैमरा, ड्रोन कैमरा, टेलीग्राम, रडार चैनलों की भी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि भविष्य में गलती होने की गुंजाइश ना के बराबर है। माननीय सदस्य शुभम खंगरिया। बर्बाद हो रहे हैं। अलग देश की तुच्छ मानसिकता रखने वाले ये लोग कई राष्ट्र विरोध चलाकर देश का अपमान कर रहे हैं तो कई राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं। देश में रहते हुए राष्ट्र विरोधी टिप्पणियां और मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। ऐसी तुच्छ मानसिकता रखने वाले लोग न राष्ट्र के अंदर और राष्ट्र के बाहर राष्ट्र को अपमान कर रहे हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि सरकार खालिस्तानी अलगाववाद के मुद्दे पर के समाधान और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए
Thank you, Honorable Speaker, sir. The issue of Khalistani separatism is a significant concern for the government of India in the particularly context of national security and the unity of nation. Honorable sir, the government and Home Ministry has taken several steps to address this issue. We are working on intelligence and surveillance, we enhance intelligence input, Intelligence Bureau, IB, Research Analysis Wing, RAW, and NIA are actively tracking the movements and communication of suspected individuals. अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहती हूँ, विदेशों से समर्थन का खालिस्तानी समूह जो भारत की एकता और अखंडता को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए सरकार की क्या नीतियाँ हैं? Honorable Speaker, sir, I want to inform this House and the people of the country, the Government of India and the Ministry of Home Affairs have been clear in its stance that there is zero tolerance for any kind of separatism in the country. माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रक्षा मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि पहले हमारे देश के युवा देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होने को लेकर अत्यंत समर्पित और उत्साहित रहते थे। सेना में जाने का सपना संजोए हजारों युवाओं के लिए गर्व और सम्मान का विषय था, लेकिन जब से अग्निपथ योजना को लागू किया गया है, युवाओं के बीच निराशा और असंतोष की भावना बढ़ती दिख रही है। इस योजना ने उनके मन में भविष्य के प्रति कई प्रश्न और आशंकाएं उत्पन्न कर दी हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि अग्निपथ योजना हमारे देश की सुरक्षा और सेना की क्षमता को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करना है, जिससे न केवल उन्हें अनुशासन, साहस और नेतृत्व के गुण मिलेंगे, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का गर्व भी मिलेगा। करना चाहूंगा, इस योजना को पूरी पारदर्शिता और सोच विचार के साथ लागू किया गया है। इस योजना से युवाओं को न केवल सेना में भर्ती होने, सेना में करियर बनाने का मौका मिलेगा, बल्कि उन्हें 4 साल की सेवा करने के बाद एक विशेष पैकेज भी दिया जाएगा, जिससे वे आगे जीवन में अन्य करियर विकल्प तलाशने में सहायता मिलेगी। योजना को सेना में नवीनीकरण और युवा ऊर्जा लाने के लिए डिजाइन किया गया है। युद्ध के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके परिजनों को 1 करोड़ रुपए की धनराशि मुहैया कराई जाती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट के अनुसार भारत अब भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है। महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, आज भी हमारा देश स्वनिर्मित हथियार और रक्षा प्रणाली विकसित करने में क्यों सक्षम नहीं है? माननीय रक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने 2024 में केंद्रीय बजट में रक्षा के लिए 6.21 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। समस्त देशवासियों को बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ वर्षों में हमने कई स्वदेशी रक्षा प्रणाली, देश को गुमराह करना बंद करो। उंगलियां यूं ना हम पे उठाया करो, कि उंगलियां यूं ना हम पे उठाया करो। अरे कुछ करने से पहले कुछ करके दिखाया करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खेल मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रेसलिंग की घरेलू प्रतियोगिता में विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में प्रतिभाग करती थी, जबकि हाल में हुए पेरिस ओलंपिक खेल में उन्होंने 50 किलोग्राम कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करा और बाद में वे डिस्क्वालीफाई मानी गई। महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश शर्मसार हुआ। आखिर क्या मजबूरी थी कि क्वालिफाई न होते हुए भी
विनेश फोगाट को इस प्रतियोगिता में उतारा गया और इतनी बड़ी चूक के बाद आपका एक्शन पूरा देश जानना चाहता है। अध्यक्ष महोदय, विपक्षी नेता श्रीमान देवेश जी द्वारा पूछा गया प्रश्न प्रासंगिक है और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं सदन को आश्वासन देता हूं कि इस मामले की जांच प्रगति पर है और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर उचित कार्यवाही की जाएगी ताकि फिर कभी भारत को शर्मिंदा न होना पड़े। जी अध्यक्ष महोदय, मैं पुनः खेल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खेल जगत में अपना भविष्य बनाने का सपना देखने वाले खिलाड़ियों की आर्थिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करने की आपकी सरकार की और साथ ही महोदय, जी महोदय, और साथ ही महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय खेल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। महोदय, देखा जा रहा है इस देश में अन्य खेलों के मुकाबले किसी एक खेल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके कारण युवाओं का जो खेलों के प्रति रुझान है वो कम होता जा रहा है और उनका मनोबल टूटता जा रहा है। मैं माननीय खेल मंत्री जी से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके द्वारा अन्य खेलों के लिए ये पक्षवाला की क्यों किया जा रहा है, ये पूरा देश जानना चाहता है। माननीय खेल मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारत में विभिन्न खेलों के प्रति किसी भी तरह का पक्षपात युक्त रवैया नहीं है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। राम नाम करते करते श्री राम इस देश में पुनः स्थापित तो हो गए, लेकिन जनता आज भी राम राज के आस में बैठी है। ऐसा राम राज जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, बरसत हर्षत सब लिखे, करसत लिखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग से भूप भानु सो हो। राजा को सूर्य की भांति होना चाहिए कर लेने के मामले में। जिस प्रकार सूर्य विभिन्न जल स्रोतों से जल सोख रहा होता है, किसी को आभास तक नहीं होता, और जब प्रकृति वही जल बरसाती है तो वह खुशहाली बन के सबके ऊपर समान रूप से बरसती है। जी महोदय, वित्त मंत्री जी ने जो जिन उपयोगी वस्तुओं में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वही वस्तुएं महंगी हो गई हैं तो आखिर किसान को उसका फायदा क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसका फायदा किसान को क्यों नहीं मिल रहा है? बहुत सारा पैसा कहाँ जा रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये आम वाला बजट है, कुर्सी बचाओ बजट है? इस बजट को हमने महिलाओं, युवाओं और अन्नदाताओं यानी कि किसानों को समर्पित किया है। इस पूरे बजट में ही उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विकसित भारत में पहली बार उत्पादन को प्राथमिकता दी गई है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विपक्षी दल के सदस्य कमल जोशी जी द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं कि वर्तमान वित्त बजट के ऊपर की लग्जरी चीजों से कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया और लेकिन हाल का बजट बिगाड़ दिया, तो मैं बताना चाहूंगा महोदय कि इस बजट ने किसी भी तरह से किसी का भी बजट नहीं बिगाड़ा है। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि साइबर ठगी को रोकने के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या कदम उठाए और इसके सुधार के लिए आपकी सरकार की क्या योजनाएं हैं? अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहूंगा कि साइबर ठगी को रोकने के लिए भारत सरकार ने कमर कसी ली है। सरकार ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ मिलकर फिशिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी के खिलाफ कई जागरूक अभियान चलाए हुए हैं। सरकार ने आधार कार्ड आधारित प्रमाणीकरण पर चर्चा हेतु प्रस्तावित किया गया है। अतः माननीय सदस्य उक्त प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अमीषा गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से महोदय, मैं सदन के संज्ञान में जिस समस्या को लाना चाहती हूँ वो आज पहाड़ी राज्यों के मामले में बहुत संवेदनशील है। अर्थात पहाड़ी राज्यों में विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदाओं के कारण कई जानें चली जाती हैं और इन राज्यों में बहुत से आर्थिक, सामाजिक और अन्य नुकसान होते हैं। जो बात सुश्री अमीषा जी ने सदन में
समायोजन को बढ़ावा देने के लिए लागू की है। यह दिया छुपाने की अपरिपक्व कोशिश है आपकी। आप पूरे देश के कर्मचारियों को समझाएंगे, जबकि पूरे देश के कर्मचारी मिलकर आपको यह नहीं समझा पाते कि वे सिर्फ ओल्ड पेंशन ही चाहते हैं। ओल्ड पेंशन? आप ओल्ड पेंशन की बात कर रहे हो? जब हमसे पहले आप लोगों की सरकार थी, तो तब आप लोग क्यों नहीं लाए ओल्ड महोदय, हम तो इस मुद्दे पर विचाराधीन थे, तब तक सत्ता आप लोगों के हाथों में चली गई। हम वादा करते हैं कि यदि हमारी सरकार आती है तो हमारा पहला कार्य ओल्ड पेंशन की वापसी होगी। और महोदय, मैं मंत्री जी को बता देना चाहता हूं कि जिन भी प्रदेशों में हमारी सरकार है वहां ओल्ड पेंशन लागू कर दी गई है। कार्य किया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठे हैं आपके वादे। आप जानते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम आने से सरकार पर भारी वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ता सरकार को, और देश की आर्थिक स्थिति घट चले जाती, इसलिए आपने नहीं किया। और आज आप देश के जनता को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह तो आप कर रहे हैं, गुमराह तो आप कर रहे हैं। वास्तविकता यह है कि वास्तविकता तो यह है कि सरकार सत्ता का केंद्रीयकरण करने पर संसद की कार्रवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विधेयक संख्या 415 माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, हम और हमारी सरकार देश में बढ़ रहे महिला अपराधों के लिए कड़ी सजा, पीड़ितों के लिए सुरक्षा और महिला अपराधों की रोकथाम हेतु महिला अपराध रोकथाम, निवारण एवं सुरक्षा विधेयक 2024 को संसद में पेश करती है। माननीय सदस्य जो इस प्रस्ताव के पक्ष में वो हाँ कहें, जो नहीं है वो ना कहें। प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है, प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है, प्रस्ताव के पक्ष में हाँ वालों की संख्या अधिक है। अतः प्रस्ताव को द्वितीय वाचन हेतु सदन में प्रस्तुत किया जाए। माननीय मंत्री जी, आपके पास 4 विकल्प हैं। विधेयक पर सदन में चर्चा की जाए, विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजा जाए, विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजा जाए, विधेयक को सार्वजनिक परामर्श के लिए रखा जाए। आप इनमें से कौन सा विकल्प चुनना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रथम विकल्प को चुनते हुए प्रस्तुत विधेयक को सदन में चर्चा हेतु प्रस्तावित करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई संदेह नहीं कि देश में महिला अपराधों को रोकने के लिए बनाए गए कानून आपराधिक प्रवृत्ति रखने वाले लोगों में भय उत्पन्न करने में बिल्कुल असक्षम है। साल दर साल महिला अपराधों के बढ़ते मामले इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। माननीय सदस्य, आप बैठिए। महोदय, एक मिनट। इस देश की स्थिति महिलाओं की अस्मिता को लेकर इतनी संवेदनशील हो चुकी है कि हर लगभग एक दिन में 6 से 8 केस इस देश में दर्ज होते हैं। यानी हर 16 मिनट में एक लड़की प्लेटफॉर्म टूटने वाले भीड़ों के कारण अपनी अस्मिता को खोती है। ये मुद्दा है ही इतना व्यतीत करने वाला कि कोई अपने आक्रोश को रोके तो कैसे? अध्यक्ष महोदया, कोई खुद को रोके भी तो कैसे, जब अभी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत ने हर स्त्री को सहमा दिया। पिछले साल मणिपुर में पुरुषों की भीड़ द्वारा नग्न स्त्रियों को घुमाकर दुराचार आदि को अंजाम देकर उनके वीडियो तक रिकॉर्ड करना इस बात की पुष्टि करता है कि आम महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त हो या ना हो, लेकिन ऐसे कुकृत्य करने वाले दुराचारी अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल आश्वस्त है। श्री मनीषा जी ने विधेयक के संबंध में कहा है कि वे पुरानी चीजों को नए रेखा में लपेट कर प्रस्तुत किया गया है। महोदय, इस बात पर मैं आपत्ति व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हमारी सरकार द्वारा पूर्व में महिला सुरक्षा के कानून में जो संबंध बनाए गए थे, प्यास लग गई है। महिलाओं के प्रति वे आपराधिक मामलों में जल्द न्याय दिलवा रहे हैं। झूठ सरासर झूठ है।
इसलिए महोदय इन मामलों में न्याय पाने के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम तो मैं सरकार को इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के लिए बधाई एवं साधुवाद देती हूँ। और सम्मान के लिए इस विधेयक की बहुत आवश्यकता थी। यह विधेयक महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। महिला अपराध को इस विधेयक द्वारा चिकित्सा जांच की रिपोर्ट चिकित्सा अधिकारी 7 दिन के अंदर प्रस्तुत हो, ताकि हम नाकामयाबी बताना उचित नहीं है, क्योंकि भारतीय न्याय व्यवस्था इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि किस मामलों में अपराधी के खिलाफ बलात्कार जैसे घृणित अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधी अश्लील कंटेंट देखकर विकृत हुई मानसिकता रखते हैं। वर्तमान में 1 लाख से भी अधिक वेबसाइटें हैं जो लोगों के पास अश्लील सामग्रियां परोस रही हैं। मैं आपके माध्यम से सत्ता पक्ष के समक्ष देश की तमाम माताओं, बहनों और बेटियों की ओर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि इंटरनेट या अन्य माध्यमों से ऐसे कंटेंट जो यौन उत्तेजना को बढ़ाते हैं पूर्ण रूप से उनको प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 2023 में 14 वर्षीय लड़के ने अश्लील वीडियो देखने की लत के कारण पड़ोस की मात्र 7 वर्ष की लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। और ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश में 2023 में सामने आया। उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2015 में भी तत्कालीन सरकार को इस बात की आवश्यकता महसूस हुई थी और 800 से अधिक वेबसाइटों पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने भी यह कहकर इन वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया कि अश्लील वेबसाइटों पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन है। और संविधान जो हमारे देश की करोड़ों बेटियों और बहनों को असुरक्षित करे, नहीं वह है। मैं आपके आगे से बताना चाहूंगी, जो हमारे देश की करोड़ों बेटियों और बहनों को प्रभावित करे वह व्यक्तिगत इच्छा नहीं हो सकती। जी बता चुकी हूँ कि हमारी भी सीमाएं तय हैं, लेकिन इस विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे कंटेंटों का दुरुपयोग न हो। कई बार बहुत बड़ी अनहोनियां महिलाओं के साथ हो जाती है। हालांकि समाज के संज्ञान में तो होता है, लेकिन पीड़ित परिवार के द्वारा इनके विरुद्ध शिकायत नहीं की जाती। महोदय, हमें समाज को प्रेरित करना होगा ताकि करने का प्रयास करने वाले और दुराचारियों की सहायता करने वाले उस व्यक्ति को भी दुराचारी के समतुल्य अपराधी माना जाए और उस दुराचारी को वही सजा दी जाए जो एक अपराधी के लिए तय की हो, ताकि माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत यह विधेयक एक जुम्मे मात्र से बढ़कर और कानून को नया पैजामा पहनाकर पेश किया गया हो। महोदय, यह सरकार महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति अत्यंत ही उदासीन रही है, जिसकी उदासीनता का परिणाम है महिलाओं के साथ हो रही अमानवीय घटनाएं। महोदय, मुझे हंसी तो इस बात पर आती है कि सरकार द्वारा प्रस्तुत यह विधेयक महिलाओं के सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए है, जबकि सरकार शायद इस बात से अनभिज्ञ है कि इनकी पार्टी के कुछ 44 विधायक और 10 सांसदों पर महिला अपराधों के माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे सम्मुख बैठा यह विपक्ष बेबुनियादी तरीकों से सदन को भ्रमित करना चाहता है। महोदय, मैं बता दूं कि हमारी सरकार द्वारा विगत वर्षों में हमारे देश की महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तिकरण हेतु अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं, जिनमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, सुकन्या समृद्धि योजना, मातृवंदना योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाएं शामिल है। 3 दशकों से लटका बिल, महोदय, 3 दशकों से लटका बिल हमारी सरकार द्वारा 3 दिन में पारित कर एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया गया है। महोदय, यह विधेयक नारी शक्ति अधिनियम 2023 भारत के विकास में नारी शक्ति की भूमिका को निर्धारित करेगा तथा 2047 तक के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण में एक मील का पत्थर साबित होगा। देश में महिलाओं को उद्यमिता के अवसर मिलने में परेशानी ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ने मातृत्व अवकाश को 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते तक कर दिया है। देश में प्रधानमंत्री आवास योजना में
करोड़ घरों में से 69% घर अकेले या संयुक्त रूप से कि वे इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस विधेयक को अपनी स्वीकृति देंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य, संसद की गरिमा बनाए रखना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। विधेयक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हेतु सदन के पटल पर रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में हवालों की संख्या अधिक है। प्रस्ताव के पक्ष में हवालों की संख्या अधिक है। विधेयक के पक्ष में 200 मत तथा विपक्ष में 50 मत पड़े हैं। सर सर थोड़ा साइड ऊपर जी, इधर देख, अगर देखना है विपक्ष को खाने के लिए आता है, विपक्ष को मिठाई चाहिए। क्या खींच रही हूँ? नेता प्रतिपक्ष कौन है? विपक्ष को तो भूख लग गई। मंत्री संतरा